सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का, जिसमें हम मेंडल के एक्सेप्शंस के बारे में, मेंडल के कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंडल्स के लॉज के बारे में बताया था, जिसमें से हम पहले लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। दूसरा लॉ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो, आज की क्लास में हम बच्चे मेंडल के सेकंड लॉ से शुरू करने वाले हैं। कल मैंने आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। कल मैंने आपको मेंडल के बारे में भी बताया था कि मेंडल कौन थे, उन्होंने मटर पे ही क्यों काम किया था, उनकी सक्सेस की क्या क्या वजहें थी, क्या कारण थे उनके सक्सेस के। मैंने आप बच्चों को फिर ये भी बोला था कि जो मेंडल थे उन्होंने पहला लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो दो अलील अलग अलग हो जाती हैं और बाद में जो संतान, जो प्रोजेनी आगे बनती है, उस प्रोजेनी में दोनों ही पेरेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। दोनों ही पेरेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। ये हम हे भगवान, ये हम कल की क्लास में कर चुके थे। ठीक है, ओके। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, याद है, याद नहीं है तो एंड में मैं स्कैनर लेके आई हूं, वहां पे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को कृपया करके ज्वाइन कर ले। कोई भी डाउट होंगे वहां पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, अब दूसरा लॉ बच्चे आज करेंगे हम। दूसरा लॉ, दैट इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा लॉ पढ़ा जाएगा आज, दैट इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ है वो मेंडल ने दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में। डाई हाइब्रिड, हमने जो पिछला लॉ पढ़ा था वो हमने मोनो हाइब्रिड के केस में पढ़ा था। जब एक कैरेक्टर को स्टडी करवाया जा रहा था या किया जा रहा था, जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें दो कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, इसीलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब देखो, इस क्रॉस के थ्रू मेंडल क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्रॉस के थ्रू मेंडल क्या कहना चाह रहे हैं, मेंडल बोलते हैं कि जब दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस किया जाता है, जब दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस किया जाता है और वो दोनों इंडिविजुअल दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, उस तरीके के क्रॉस को हमने डाई हाइब्रिड या द्विसंकलन क्रॉस बोला था। ठीक है, ये हमने बोला था। ठीक है, कल की क्लास में हम इतना कर चुके थे, नॉट कल की क्लास में, ये डेफिनेशन वाले पार्ट में मैं तुम लोगों को ये बताया था। अब देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला कैरेक्टर है सीड की शेप, पहला कैरेक्टर है हमारे बीज का आकार किस तरीके का है। जो आपकी ये कैपिटल आर जीन है, ये सीड को राउंड बना रहा है, ये सीड को राउंड बना रहा है। और जो आपकी ये स्मॉल आर जीन है, ये सीड को रिंकल बना रहा है, ये सीड को रिंकल कर रहा है, ये सीड को रिंकल बना रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 7 पेयर पी के केस में स्टडी किए थे। ठीक है, 7 पेयर पी के केस में स्टडी किए थे। उसमें से बच्चों मैंने आपको क्या बोला, बताए थे ना मैंने तुम लोगों को, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बताए थे, जहां तक मुझे याद है बताए थे। ठीक है, चलो, नहीं बताए होंगे तो रुक जाओ, ये पहले आने दो, पहले मैं समझा लेती हूँ, उसके बाद में फिर से वो वाली स्लाइड लेके आती हूँ। ठीक है, मेंडल ने बोला कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब हम दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस कर रहे हैं जो दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, पहला कैरेक्टर सीड शेप का था, दूसरा कैरेक्टर सीड कलर का है, दूसरा कैरेक्टर आपका सीड कलर का है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर आपका सीड कलर का है। जो कैपिटल वाई है वो सीड का कलर येलो बना रही है, और जो स्मॉल वाई स्मॉल जीन है वो आपका कलर येलो बना रही है, सॉरी ग्रीन बना रही है, वो सीड के कलर को ग्रीन कर रही है। तो मेंडल ने बोला कि जब दो पेयर में जीन है, एक पेयर कैपिटल आर, दूसरा पेयर कैपिटल वाई, तो जब दो पेयर है जीन का एक ऑर्गेनिज्म में, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है और ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, उस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। ये वाली जो जीन है कैपिटल आर, ये वाली जीन और ये वाली जीन अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली
असॉर्ट होंगी। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का मतलब है अपने अपने तरीके से आगे आने वाली संतान में पास होगी। ये दोनों ही जीन एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। ये दोनों जीन एक दूसरे पे निर्भर नहीं है कि भाई ए कैपिटल आर जब तू कैपिटल आर कैपिटल वाई को बोला कि जब तू जाएगा तब नहीं जाऊंगा मैं अपने हिसाब से आगे आने वाली संतान या आगे आने वाली प्रोजेनी में जाऊंगा। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में ये बोला था कि जो आपकी दो पेयर ऑफ जीन है, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये दोनों ही पेयर ऑफ जीन, ये दोनों ही जीन आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने अपने तरीके से आगे आने वाली संतान में पास ऑन होंगी। आगे आने वाले प्लांट्स में, आगे आने वाले बच्चों में ये अपने अपने तरीके से चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आर चलेगी तो वाई बोलेगा रुक रुक मैं आता हूं, ऐसा नहीं है। आर अपने तरीके से आगे जाएगी, कैपिटल वाई अपने तरीके से आगे आ जाएगा। तो इस लॉ को मेंडल ने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कहा गया कि अ पेयर ऑफ ट्रेट्स, अ पेयर ऑफ ट्रेट मतलब जीन्स की बात हो रही है, कैपिटल आर एक पेयर, कैपिटल वाई दूसरा पेयर, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, अपने अपने तरीके से ये सेग्रीगेट करे। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेशन, इनका अपने अपने हिसाब से हो रहा है, ठीक है। of one pair another pair during gamete formation which ensure equal opportunity of a different trait to occur together। इसमें ये बोला जा रहा है एंड में कि ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर कैरेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे इनहेरिट होने की। तुम लोगों को स्पेशली ये चीज इसमें याद रखनी है, दो पेयर ऑफ जीन है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, वो दोनों आपस में निर्भर नहीं है, वो दोनों ही डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे सेग्रीगेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। वो अपने अपने हिसाब से जाएंगी। कैपिटल आर बोला मैं अपने हिसाब से आगे आने वाली संतानों में जाऊंगा, कैपिटल वाई बोला कि मैं अपने हिसाब से आगे आने वाली प्रोजेनीज में जाऊंगा। तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है बच्चे, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इस लॉ को समझ लेते, फिर वो 7 ट्रेट्स का मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मुझे लगता है वो स्किप हो गया वो वाली स्लाइड कल, क्योंकि पहले आ गई थी ना, फिर मैंने तुम लोगों को बताई नहीं वो। तो देखो हमने बोला कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बोला कि दो पेयर ऑफ जीन जो है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो आपस में निर्भर नहीं कर रही है। एक अपने हिसाब से आगे आने वाली प्रोजेनीज में जाएगी और दूसरी अपने हिसाब से आगे आने वाली प्रोजेनीज में जाएगी। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें बोला जा रहा है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, युग्मक निर्माण के टाइम पे एक लक्षण के अलील, लक्षण का मतलब ट्रेट के अलील का विभाजन दूसरे लक्षण के, एक आपका ये बोला मैंने, एक मैंने आपका ये बोला था, एक लक्षण ये था, एक आपकी जीन ये थी, एक जीन आपकी ये थी। दोनों ही जीन्स, दोनों ही जो आपकी ट्रेट की जीन्स हैं वो स्वतंत्र होती हैं, दूसरे लक्षण के अलील से वो स्वतंत्र होती है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है क्या, कि विभिन्न लक्षणों के विभिन्न संयोजक बनने का समान अवसर मिलता है, कि विभिन्न लक्षणों को जो आपके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनने का मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। अब यहां पे क्रॉस पे आ जाते हैं। देखो क्रॉस समझना है बच्चे, अच्छे से क्रॉस अच्छे से समझना है। एक बार में समझ जाओ, नहीं समझ में आया तो बार बार इसको देख लेना, क्योंकि मैं एक ही बार बना सकती हूं। अगर दो बार बनाने बैठी तो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, ठीक है। चलो देखो, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने क्या बोला था बच्चे, ऐसा हाइब्रिड जिसमें हम दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड की बात हो रही है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमने बोला था। यहां से बना देती हूं, फिर मिटाना पड़ेगा नहीं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो, कल अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बच्चे याद होगा तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला क्रॉसेस अच्छे से देखने हैं। आगे जब मैं एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगी ना आप बच्चों को मेंडल के, वहां पे भी क्रॉसेस आएंगे। तो एक बार क्रॉस समझ लो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाया जाता है, फिर तुम लोग खुद भी कर सकते हो, फिर आप बच्चे खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है,
अलील सेग्रीगेट कर जाती हैं। लास्ट क्रॉस बच्चे हमने यार ये कट रहा है, क्या है ये, गैमीट लिखा मैंने, ठीक है, ये गैमीट लिखा हुआ है। लास्ट जो हमने लॉ पढ़ा था उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, जिसमें एक कैरेक्टर की बात हो रही थी, इसी कैरेक्टर की बात हमने की थी। अब डाई हाइब्रिड की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर की बात होगी। तो यहाँ पे आपके गैमीट आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आपके जो अलील सेग्रीगेट करेंगी वो होंगी आपकी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो हमारे पास जो F1PD आएगी या हमारे पास जो हाइब्रिड आएगा बच्चे वो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारे पास F1 प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ट्रेट्स भी मेंशन कर देते हैं। अब देखो जो ये आपका आर है वो आपका राउंड कलर का सीड देता है, और जो ये कैपिटल वाई है ये आपका येलो कलर का सीड देता है, और जो ये स्मॉल आर है वो आपका रिंकल्ड शेप मतलब पिच का मटर देता है, ठीक है। और जो ये आपका स्मॉल वाई है ये आपका क्या ग्रीन कलर आपके उनको मटर को देता है, ठीक है। ये आगे फिर से मैं तुम एक बार बस मेरे लिखे हुए को समझना, बाकी फिर से मैं एक बार तुम लोगों को रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब हमने क्या बोला बच्चे कि ये अलील प्रोड्यूस कर रहा है आर वाई, ये आपका स्मॉल वाई प्रोड्यूस कर रहा है। F1 हाइब्रिड हमारा प्रोड्यूस हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने आप बच्चों को बोला था कि मेंडल का ये मानना था कि F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन में क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करता है। तो यहां पे जो सीड का शेप बनेगा वो कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस कर रही है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो सीड का कलर कैसा होगा, सीड का कलर होगा बच्चे येलो, क्योंकि मैंने आपको बोला था मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला कि जब दो पेरेंट को हम क्रॉस करते हैं, उनको क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, या डोमिनेंट फिनोटाइप हमें मिलता है। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, जो फिनोटाइप हावी हो गए। अब मान लो मैंने इन दोनों पेरेंट को क्रॉस किया, मेरे पास पौधे में सीड आए राउंड, मतलब जो राउंड सीड शेप है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है आगे आने वाली संतानों में, आगे आने वाले प्रोजेनी में वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हमने उसको डोमिनेंट बोला। तो मेंडल जी ने भी तो यही बोला था ना बच्चे, मेंडल ने भी तो यही बोला कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए हमारे आगे आने वाले संतानों में सीड राउंड कलर के हमें मिल रहे हैं और उनका कलर हमें येलो मिल रहा है। ये तो बात कर ली हमने F1 तक की हमने बात कर ली। अब मैं बोल रही हूं यार, अब मैं बोल रही हूं कि मुझे F2 जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। तो मैंने आपको कल बोला था अगर मुझे सेकंड फीलियल जनरेशन दूसरी F2 पीढ़ी मुझे चाहिए तो मुझे F1 की सेल्फिंग करवानी पड़ेगी, मुझे F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। F1 क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है हमारा F1 जनरेशन हाइब्रिड है। अगर मुझे यहां से और पौधे आगे बनाने हैं तो मैं इसको इसी से ही क्रॉस करूंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक पेरेंट मेरे पास ये हो जाएगा, इसको मुझे इसी के साथ क्रॉस करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा हो जाएगा आपका पेरेंट्स, जिससे हमें आगे सेकंड फीलियल जनरेशन में या F2 पीढ़ी में हमें पौधे हमें यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ इस जनरेशन से हमें पौधे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब ध्यान देना। अब देखो अब सेम है, जैसे यहाँ पे पेरेंट से यहाँ पे क्या हो रहा था, अलील सेग्रीगेट करी थी, अलील अलग अलग हो रही थी, यहाँ पे भी अलील अलग अलग होंगी। अब देखो यहाँ पे कितनी सारे गैमीट बनेंगे, देखो आर और कैपिटल वाई, और आर और स्मॉल वाई, और आर और कैपिटल वाई, और आर और स्मॉल वाई। तो ये दोनों पेरेंट चार तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा बच्चे, ये दोनों ही पेरेंट चार अलग अलग तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये भी, अब ये तो सेम ही पेरेंट है तो ये भी चार तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल भी चार तरीके के गैमीट निकालेगी और मेल भी चार तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। अब आ जाता है पुन्नेट स्क्वायर, अब आ जाती है पुन्नेट स्क्वायर की बारी। मैंने कल आपको बोला था कि
जब हमें F2 जनरेशन में पौधे चाहिए कि कितने पौधे और किस तरीके के पौधे हमें देखने को मिलेंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर डायग्राम में। हम उसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम में। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने बोला था एक साइड को हम फीमेल लिखते हैं, दूसरी साइड को हम मेल के गैमीट लिखेंगे। एक साइड को हम फीमेल के गैमीट लिखते थे, दूसरी साइड को हम फीमेल के गैमीट लिखते थे। जो आपका ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मोनो हाइब्रिड तो इजी था, अब डाई हाइब्रिड थोड़ा टिपिकल होता है, अब ट्राई हाइब्रिड वो और भी टिपिकल होता है। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने बोला ये पेरेंट भी 4 तरीके के गैमीट बना रहा है और वो गैमीट ये है, और ये भी तो सेम ही पेरेंट है, ये भी आपके 4 तरीके के अलग अलग गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब फीमेल को मैंने यहां पे लिखा कौन कौन से गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, ये आपके गैमीट मैंने लिख डाले यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर मैंने लिखे हुए थे। और सेम गैमीट आपका मेल भी प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हमारे अलग अलग गैमीट फीमेल और मेल प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम इसके पॉसिबल जीनोटाइप बनाएंगे कि आगे आने वाली प्रोजेनीज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस तरीके के पौधे हमें मिल सकते हैं आगे आने वाली संतानों में, जब हम इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। आगे हमें किस तरीके के पौधे मिलेंगे वो हम जानेंगे, वो हम बच्चे जानेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, यहां पे किस तरीके के पौधे आएंगे, ये इन दोनों को क्रॉस करके, इन दोनों को कंबाइन करके, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इसको इसके साथ कैपिटल आर और हमेशा डोमिनेंट अलील पहले लिखनी है। ठीक है, अब यहां देखो कैपिटल वाई आर और वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पे फिर से अगेन आई होप बच्चे आपको पुन्नेट स्क्वायर बनाना आ चुका होगा, आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे बीएससी में आगे बहुत क्रॉसेस आ जाते हैं बच्चे, आगे बहुत क्रॉसेस आते हैं। जब हम एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे मेंडल के, तो वहां पे भी आपको क्रॉसेस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप अभी से ही अगर समझ जाते हो अच्छे से तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो, मैं ऑलरेडी बहुत बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत 100 बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो आपने क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है, आ जाएगा। और टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं है यार, एक बार बस दिमाग खोल के पढ़ना है, सो के नहीं पढ़नी है चीजें, दिमाग खोल के पढ़नी है चीजें, ठीक है। अरे बाप रे, क्या हो गया रे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड ये लो जी, हो गया, बस खत्म। देखने में ऐसा लगता है भी पता नहीं क्या ही है, कितना दिमाग होगा, तुम लोग बोलोगे यार मैम कितना दिमाग है, ठीक है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसका कार्य खत्म हो चुका है यहाँ पे, अब आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, ठीक है। ये हमने बोला, इतनी बात हमने कर ली। मैंने देखा कि यार F2 जनरेशन में मुझे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तरीके के प्लांट्स मिल रहे थे F2 जनरेशन में। जब मैंने F1 की सेल्फिंग करवा दी, तो मुझे 16 अलग अलग तरीके के पौधे मिल रहे थे। अब क्या किया जाए, कल याद करो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद तुम लोगों को क्या बताया था, मोनो हाइब्रिड के बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो निकालते हैं, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो निकालना इज अ टास्क। फिनोटिपिक तो फिर भी ठीक है, बट जीनोटिपिक इज अ टास्क। फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है बच्चे कि प्लांट हमें बाहर से देखने को कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्लांट हमें बाहर से किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, उसको बोला जाता है फिनोटिपिक रेशो, उसको कहा जाता है फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक जो फिनोटाइप है, जो मॉर्फोलॉजी, जो फिजिकल अपीयरेंस है पौधे का, उसमें क्या होगा, उसमें तो डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस करेगी, अभी इसका क्या मतलब वो जानते हैं, रुक जाओ। अब देखो, तो जहां पे भी बच्चे देखो, जहां पे भी आपका कैपिटल आर या कैपिटल वाई आया होगा, वो वाले पौधे राउंड और येलो, राउंड कलर की, राउंड अगर मैं बोल रही हूं मतलब राउंड सीड शेप और येलो सीड का कलर प्रोड्यूस करेंगे। जहां पे भी कैपिटल आर और स्मॉल वाई आएगा, वो राउंड शेप और ग्रीन कलर के सीड देंगे। जहां पे भी स्मॉल आर और कैपिटल वाई आएगा, वो रिंकल्ड शेप और येलो कलर के सीड देंगे। और जहां पे भी बच्चे स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा, वो आपका रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड्स हमें प्रदान करेंगे, ठीक है, ओके।
तो मैंने आपको बोला कि जो भी आपका जिन भी जीनोटाइप में एटलीस्ट एक बार कैपिटल आर है और एक बार कैपिटल वाई है तो वो हमें राउंड सीड और येलो कलर के सीड देंगे। जिन जीनोटाइप में एक भी कैपिटल आर है और एक भी स्मॉल वाई है तो वो हमें राउंड और ग्रीन देंगे। जिन भी आपके जीनोटाइप में स्मॉल आर और कैपिटल वाई है तो वो हमें रिंकल्ड और येलो सीड देंगे, और जिसमें कंप्लीटली आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई है तो वो हमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड्स देंगे। ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि फिनोटाइप में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, फिनोटाइप में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। अगर कहीं पे भी कैपिटल आर है तो वहां पे राउंड ही सीड आएंगे, अगर कहीं पे भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वहां पे येलो कलर ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, तो कैपिटल वाई नहीं है तो डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर था येलोनेस का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन कलर का सीड आ रहा है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। ओके चलो अब देखो, अब गिनते हैं कि कहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आया हुआ है, कितनी बार कैपिटल आर और कितनी बार कैपिटल वाई आया हुआ है। चलो चलो, एक बार आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार एटलीस्ट एक बार हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी नहीं है। तो 9 ऐसे हमारे प्लांट है जो जिनका सीड राउंड बन रहा है और जिसका कलर येलो हो रहा है, जिसपे सीड राउंड आ रहा है और जिसका कलर येलो हो रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, चलो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, 1, 2, कैपिटल आर और ये 3, तो 3 ऐसे पौधे हैं, तो 3 ऐसे पौधे हैं जो आपके राउंड कलर की शेप और ग्रीन कलर का कलर देंगे, ग्रीन कलर का सीड कलर देंगे। अब देखो ये देखते हैं कि कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहां कहां है। स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3। तो 3 ऐसे पौधे हैं जो रिंकल्ड होंगे, क्या बोलते हैं, पिचके हुए होंगे और येलो कलर के सीड हमें देंगे। और ऐसे कौन से सीड हैं जो आपके जिसमें आर भी छोटा है वाई भी छोटा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है, ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डाई हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता, तो आप बोलोगे 9:3:3:1, 9:3:3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड के केस में हमें बाहर से पौधे किस तरीके के रेशो में दिखाई देते हैं, तो वो रेशो आ जाता है बच्चे आपका 9:3:3:1, 9:3:3:1 जो है बच्चे वो आपका डाई हाइब्रिड के केस में फिनोटिपिक रेशो आ जाता है, डाई हाइब्रिड के केस में फिनोटिपिक रेशो आ जाता है। बच्चे ये क्रॉसेस अच्छे से करने हैं, तुम लोगों को क्रॉसेस आते हैं पेपर में बीएससी सेमेस्टर में, आगे हम जब पढ़ेंगे एक्सेप्शंस मेंडल की तो उसमें भी क्रॉसेस आएंगे। तो एक बार अच्छे से दिमाग लगा के क्रॉसेस करने हैं अच्छे से, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार मैं फिर से बताऊंगी तुमको, पहले मैं जीनोटिपिक रेशो की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगी। टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ने वाले बनो, बस टेंशन नहीं लेनी है। बाकी मैं मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं करवा दूंगी तुमको, बाकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हम हैं यहाँ पे, हम हैं आपके लिए। बताया करो क्या चीजें चाहिए, पढ़ा करो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। बाकी हम हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चे जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक का मतलब होता है कि उसके अंदर जीन्स किस तरीके की है, उसके अंदर जीन किस तरीके के। मान लो मैंने बोला पहला जीन था कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। अब इस तरीके के कितने प्लांट है, आइए गिनते हैं। इस तरीके के कितने प्लांट है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई के अलावा यहाँ पे कितने ऐसे ही हैं कि कितने ऐसे जीनोटाइप है जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जीनोटाइप में आपका एक प्लांट आ जाता है। अब दूसरे जीनोटाइप पे आ जाते हैं, दूसरा यहीं से उठा लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कितने प्लांट आते हैं, गिनते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक तो यही हो गया,
बाकी देखते हैं कि ऐसा है, कैपिटल आर, दूसरा ये आ गया, ठीक है, 2 हो गए ये, 2 2 2 2, कैपिटल आर 2 बार आ रहे हैं ना, तो 2, तो 2 ऐसे प्लांट आए बच्चे जिनका जीनोटाइप ये है। तीसरा आ जाता है, तीसरा किस पे आएंगे, तीसरा इस पे आ जाता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई में गिनते हैं कितने आपके जीनोटाइप होंगे। एक तो यही होगा, एक 2, अरे कहां हूं मैं, ठीक है जी, 2 हो गए ये, तो यहां पे भी इस तरीके के जीनोटाइप के भी 2 हैं। चौथा आ जाता है आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई में गिनते हैं कितने प्लांट है। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 1 2 एंड 3 और ये 4, तो 4 ऐसे प्लांट हैं जो आपके इस जीनोटाइप के होंगे। पांचवा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या बचा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इस पे देखते हैं कितने। एक तो आपका ये आ जाएगा, एक खत्म, कैपिटल आर, 2 बार आर तो कहीं भी नहीं है, तो एक बार ये आपका पौधा आ जाएगा। अब छठवे पे आ जाते हैं, ये हो गया, ये कहां गया, कैपिटल आर, ये इस तरीके के कितने पौधे गिनो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी गया, ये तो है नहीं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ये 2, तो यहां पे आ गया 2। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपका ये सातवां क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई में गिनते हैं कितने प्लांट है। एक तो आ गया ये, एक ही है। आठवां देखते हैं क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई गिनते हैं। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तो ये आ गया 2, और उसके बाद एक लास्ट बचता है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, जिसमें है एक जो आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डाई हाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशो की बच्चे बात करते हैं कि जो आपके जीन्स हैं, जीन्स किस तरीके से किस रेशो में पाए जाएंगे। देखो, एक रेशो आपका ये है, एक प्लांट आपको इस जीनोटाइप का मिल रहा है, 2 प्लांट आपको इस जीनोटाइप के मिल रहे हैं, 2 प्लांट आपको इसके मिल रहे हैं, 4 प्लांट आपको इसके मिल रहे हैं, एक प्लांट आपको स्मॉल आर, स्मॉल वाई का मिल रहा है। तो आपको याद रखना है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि किस तरीके से गिनते हैं। आपको अगर जीनोटिपिक रेशो याद करना है तो आपको याद रखना है 1:2, 2:2, 2:4, 1:1, 2:1, 1 गिनो, 1 2 3 4, ठीक है। 2 जो है, 2 मतलब 2 आपका 4 बार आएगा, एक भी आपका 4 बार आता है और 4 आपका 1 बार आता है। इस तरीके से रेशो याद रखना है। 2 आपका 4 बार आएगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब एक भी 4 बार आता है, 1 2 3 4, एक भी 4 बार आया और 4 आपका 1 बार आता है। तो इस तरीके से आपको मैंने तुम लोगों को बता दिया कि किस तरीके से रेशो निकाला जाता है। या तुमको ऐसे रखना है कि 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2, 1। एक जो है, एक तरीके के पौधे 4 बार आते हैं, 2 तरीके के पौधे भी 4 बार आ रहे हैं, 4 तरीके के पौधे सिर्फ 1 बार आ रहे हैं। तो अगर आपको बोला जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, तो जीनोटिपिक रेशो में मैंने आपको बता दिया 1 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1। और फिनोटिपिक रेशो में मैंने बच्चे क्या बोला था, 9:3:1 जो ये था वो हमारा फिनोटिपिक रेशो था। अब आ जाओ फिर से, एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से बताया जाए आपको, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बच्चे हम क्या बोल रहे हैं कि जब 2 पेयर ऑफ जीन एक ऑर्गेनिज्म में हैं और वो दोनों पेयर ऑफ जीन आपस में डिपेंडेंट नहीं है, आपस में वो उनका कोई लेना देना नहीं है। एक बोल रही है कि मैं अपने हिसाब से आगे आने वाली संतान में जाऊंगी, दूसरी बोल रही कि मैं अपने हिसाब से आगे आने वाली संतान में जाऊंगी। इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं कि उन दोनों में जो असॉर्टमेंट है या सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है। उस कंडीशन को क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो, मैंने बोला कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई पहले लिखा तो उसका कोई लोड नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल और कैपिटल बोल के ही मेरी आधी एनर्जी चली जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने बोला कि जो हमारा F1 आया वो हमारा आता था कैपिटल वाई,
हमारा F1 आता था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इस तरीके से आता था। फिर मुझे उसकी F2 जनरेशन चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसको इसी के साथ क्रॉस कर दिया, इसको मैंने इसी के साथ क्रॉस करके F2 जनरेशन निकाली, इसको मैंने इसी के साथ क्रॉस करके F2 जनरेशन निकाली, जिसमें मैंने देखा 16 अलग तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 16 अलग तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे थे F2 जनरेशन में। और अगर हम फिनोटिपिकली देख रहे थे तो हमें 9 ऐसे सीड मिल रहे थे जो आपके देखो गोल, जो आपकी येलो थे, ये आपके येलो और 9 ऐसे हमें सीड दिख रहे थे जो येलो और राउंड थे। देखो मैंने तुम लोगों को फिनोटिपिक रेशियो क्या बोला था, 9:3:3:1, 9 ऐसे थे जो राउंड और येलो थे, 3 ऐसे थे जो राउंड और ग्रीन थे, और 3 ऐसे थे जो रिंकल्ड और येलो थे, और एक ऐसे था जो रिंकल्ड और ग्रीन था। अब देखो 9 मैंने क्या बोला बच्चे, 9 मैंने बोला राउंड और येलो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5, 6, 7, 8, 9 गोल दिख रहे ना, ये आकार भी यहाँ पे बना हुआ है। तो 9 ऐसे सीड हमें मिले जो आपके येलो कलर के थे और राउंड थे। 3 हमें मिले राउंड और ग्रीन, राउंड 1 2 3 और ग्रीन, 1 2 3 ग्रीन कलर है और राउंड है। 3 हमें वैसे पौधे सीड मिले थे। अब 3 हमें मिले थे रिंकल्ड और येलो, पिचका हुआ सीड। देखो अब यहाँ पे कहाँ है पिचका हुआ सीड, ये दिख रहा है 1 2 3, तो पिचका हुआ सीड और येलो प्लांट हमें 3 मिल रहे थे, और एक प्लांट हमें कैसा मिला, पिचका हुआ और ग्रीन। तो यहाँ पे आपको पिचका हुआ और ग्रीन एक तरीके का सीड मिल रहा है। तो ये हो गया आपका मेंडल का दूसरा लॉ, जिसको हमने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे हमने बच्चे कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हमने कहा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। युग्मक निर्माण के समय एक लक्षण की अलील का विभाजन दूसरे लक्षण के अलील से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। दोनों ही जीन्स आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्धारित नहीं है उनका सेपरेशन या सेग्रीगेशन। वो अपने अपने हिसाब से जाएंगे भाई, मूडी हैं वो। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लड़कियां नहीं होती कि हम अपने हिसाब से करेंगे, भाई तुम जो मर्जी करो, जो मन आए वो करो, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। तो वैसे मूड इनका भी है, वैसे इन जीन्स का मूड भी है, जीन्स भी तो फीमेल ही हुई ठीक है। तो इनका मूड भी ऐसे है, वो बोलेंगे कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। भाई मुझे जब जाना है आगे मैं जाऊंगा, मुझे जब जाना है तो मैं आगे जाऊंगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप बच्चे आपको दोनों लॉज समझ में आ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई एम होपिंग दिस, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है। थोड़ा फिर भी बीच में कुछ थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं आपके, तो वीडियो को फिर से जहां पे लगे अच्छा ये क्या था, बैक किया, वहीं से फिर से आ जाएगा तुम लोगों को समझ, फिर आ जाएगा। नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, मैसेज करो, वॉइस नोट भेज दूंगी मैं तुम्हें कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। चलो अब अबे यार आई होप बच्चे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। जल्दी से बताइए, ठीक है। अब देखो हमने मेंडल के बारे में जान लिया, हमने मेंडल के कॉन्सेप्ट भी जान लिए, हमने मेंडल के लॉ भी जान लिए कि मेंडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला उन्होंने 2 अलग अलग लॉज दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। अब कुछ ऐसी चीजें थी जिनको मेंडल नहीं दे पाए थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब तुम बोलोगे क्यों, ऐसी क्या दिक्कतें आ गई, ऐसा भी क्या था उन प्रोसेसेस में जो मेंडल नहीं दे पाया था। मेंडल ने जितने भी चीजें स्टडी की थी तो मेंडल को वो चीजें टकरी नहीं इन द सेंस, मान लो जैसे मैं हूं, मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है। तो मुझे बचपन में ऐसे लगता था कि हर जगह ही वैसे पहाड़ होते होंगे, मुझे ऐसा लगता था। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे लगा नहीं यार, पहाड़ हर जगह नहीं होते। तो मतलब जब तक मुझे वो चीज दिखी नहीं, जब तक मुझे चीज वो मिली नहीं, तब तक मुझे वो महसूस नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। तो मेंडल को जितने भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए बच्चे, तो उसके एक्सपेरिमेंट में वो कॉन्सेप्ट आए ही नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट में उसको वो चीजें दिखी ही नहीं। तो वो जो सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस आपके जेनेटिक्स में आते हैं जो मेंडल नहीं देख पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट टकरा नहीं उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट उसको नहीं टकरा, ठीक है। मुझे वर्ड नहीं आ रहा इसके लिए, दूसरा मुझे नहीं पता तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक तो मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखा ना
हर जगह के स्लैंग या हर जगह का कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे अपने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मुझे लगता था यार कॉमन है, यार हर जगह ही बोला जाता होगा, बट यहाँ पे नहीं समझ आते हैं वो किसी को। तो तभी मुझे ऐसे यहाँ पे शब्द की कमी पड़ रही है, तो टकरा आए, होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए तो वो उन प्रोसेसेस के बारे में, वो प्रोसेसेस उसको शो ही नहीं हुए अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो कैसे बता पाएगा, वो कैसे बता पाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल, मेंडल के लॉज जो मेंडल ने लॉ दिए थे या मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जेनेटिक्स का, उसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस थे, मेंडल जिन चीजों को नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है। उसके बाद आ जाता है को डोमिनेंस, जिसको बोला जाता है सहप्रभुत्व, लीथल जीन यानी कि घातक जीन, मल्टीपल अलील यानी कि अनेक अलील, ठीक है बच्चे। और उसके बाद लिंकेज का मतलब होता है संलग्नता, प्लियोट्रॉपी जिसका मतलब होता है बहुप्रभाविता, पॉलीजीन्स मतलब बहुजीन, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट्स का मतलब है मातृ प्रभाव और जीन इंटरेक्शन। ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ये सारे बच्चे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस के बारे में मेंडल नहीं बता पाए थे। इन सारे प्रोसेसेस के बारे में मेंडल अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बता पाए थे। इन सभी प्रोसेसेस के बारे में हमें किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बताया है, ठीक है। वन बाय वन हम ये भी पढ़ेंगे कि अब कौन कौन से एक्सेप्शन या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेंडल हमें नहीं बता पाए थे, देखो सबसे पहला फिनोमिना आ जाता है बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहला फिनोमिना आ जाता है इनकम्प्लीट हे भगवान क्या है ये, हाँ सबसे पहला फिनोमिना आ जाता है इनकम्प्लीट। मेरी इन हरकतों के लिए मुझे माफ करना यार, क्योंकि मेरे साथ 2-4 दिनों से स्टूडियो को लेकर इतना सरदर्दी हो रही है, इतनी जो लाइव में बच्चे आते हैं उनको पता होगा, इतनी सरदर्दी हो रही है ना, मेरे को खिज मच रही है। अब खिज पता है क्या होता है, पंजाबी वर्ड है खिज, मतलब चिड़ मच रही है मुझे। बीच में कुछ ऐसे स्टूडियो मतलब बोर्ड को कुछ हो जाता है यार, मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है, देखो मेंडल जी ने क्या बोला, मेंडल ने बोला था कि जब हम 2 पेरेंट को क्रॉस करते हैं और उसका जो F1 जनरेशन आती है वो हमें क्या मिलती है, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है। अब बार बार नहीं बोलूंगी मैं डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, रिसेसिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। हो गया, अब हो गया है भाई, अब अपना हो गया है। अब तुम्हें पता होना चाहिए डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या क्या चीजें होती है। इस पे मैं शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, देखना उसको, रिवीजन तुम्हारा वहां से हो जाएगा। मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हैं जेनेटिक्स पे, ठीक है, तो वो देखनी है बच्चों, आपके लिए, वो आपके लिए ही है और किसके लिए, ठीक है। चलो अब मेंडल जी ने बोला था कि F1 जनरेशन में जो संतान, जो प्रोजेनी आती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने बोला था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम से पता चल रहा है जहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर, जहां पे डोमिनेंट जो आपके प्रभावी लक्षण होते हैं वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उस सिचुएशन को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोला मैंने, रुक जाओ, क्या बोला मैंने बच्चे बोला मैंने ये बोला आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना जब डोमिनेंट अलील खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करता है। मेंडल जी ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था यार जब F1 जनरेशन आती है तो डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करते हैं। हमने बोला था ना टॉल को जब डॉफ के साथ क्रॉस करते हैं तो उसकी जो संतान आती थी वो भी टॉल आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बच्चे ये कहा जा रहा है कि अगर हम टॉल को डॉफ के, ये एग्जांपल दे रही हूं मैं, अगर हम टॉल को डॉफ के साथ क्रॉस करते हैं तो जो संतान आ रही है वो टॉल भी नहीं आ रही है, वो शॉर्ट भी नहीं आ रही है, इन बिटवीन आ रही है, बीच की आ रही है, एवरेज हाइट की आ रही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल तो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना जहां पे डोमिनेंट अलील जो है वो फिनोटाइप जो आपका F1 होता है उसमें अच्छे से नहीं आ पाती है, डजंट मास्क द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है हेटेरोजाइगोट कंडीशन में। तो ये देखा गया था सबसे पहले 4 o'clock प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। ये याद रखना है बच्चे, नाम पूछ लिया जाता है तुमसे, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा प्लांट में ये देखा गया था कि जब
फिनोमिना डेफिनेशन समझ में आ गई। एग्जांपल अभी मैं बताती हूँ। मैंने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को F1 हाइब्रिड में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हिंदी में भी जान लेते हैं, ऐसी घटना जिसमें प्रभावी अलील यानी कि डोमिनेंट अलील अप्रभावी अलील को पूरी तरह से दबा नहीं पाती है। मेंडल ने बोला कि यार डोमिनेंट अलील खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगी, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कहा जा रहा है कि जो प्रभावी अलील है वो खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करवा पाती है और हेट्रोजाइगोट अवस्था में लक्षण मध्यवर्ती रूप से प्रकट होने लग जाते हैं। अगर टॉल को डॉफ के साथ क्रॉस किया गया तो जो F1 आएगा वो ना ही लंबा पौधा आएगा ना ही वो छोटा पौधा आएगा, वो इन बिटवीन होगा। मतलब उसकी हाइट एवरेज सी होगी, लंबा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा, एवरेज सी हाइट उसको देखने को मिलेगी। तो वो हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो ये सिनेरियो बच्चे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में पढ़ा। अब मिराबिलिस जलापा के केस में देखो क्या चीजें देखी गई थी। मिराबिलिस जलापा के केस में देखो क्या चीजें देखी गई थी, ये जानते हैं। देखो मिराबिलिस जलापा के केस में बच्चे देखा गया था, पहले मैं खुद लिखती हूं क्योंकि ऐसे करके तुम्हें समझ आएगा ना, फोटो से नहीं समझ आएगा। देखो मिराबिलिस जलापा के केस में क्या हुआ था, लाल कलर के फूल थे, ये आपका लाल कलर का फूल था जिसकी जीन थी कैपिटल आर, और व्हाइट कलर के फूल थे और आपके व्हाइट कलर के फूल थे जिसकी जीन थी स्मॉल आर। अब अगर मेंडल ने ये कॉन्सेप्ट दिया होता तो मेंडल के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आना था और ये फूल भी रेड होने थे। मेंडल के हिसाब से ऐसा होना था बच्चे, ठीक है, मेंडल के हिसाब से ऐसा होना था। मेंडल के हिसाब से यहाँ पे लाल फूल आने थे, बट यहाँ पे लाल फूल नहीं आ रहे। यहाँ पे लाल फूल के बजाय, अब पिंक फूल कहाँ से निकालूं मैं, यहाँ पे लाल फूल के अलावा पिंक वो कर लेना इमेजिन, ठीक है, कलर, ठीक है। यहाँ पे लाल के अलावा बच्चे पिंक आ रहे थे, ये पिंक मान लो, ठीक है, ये पिंक आ रहे थे। मिराबिलिस जलापा के केस में बच्चे क्या देखा गया कि जब लाल कलर के फूलों को व्हाइट कलर के फूल के साथ क्रॉस करवा दिया गया तो उसकी संतान पिंक पैदा हो रही थी। उसका जो पौधा, इन दोनों को क्रॉस करके आगे जो पौधा बन रहा था वो पिंक कलर का था। वो ना ही लाल पौधा था ना ही वो व्हाइट पौधा था, इन बिटवीन था, एवरेज, उन दोनों का एवरेज था, उन दोनों के बीच का पौधा हमें देखने को मिल रहा था। उस प्रोसेस को बोला बच्चे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, उस प्रोसेस को हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब लाल फूल को व्हाइट फूल के साथ क्रॉस किया जा रहा है तो हमें पिंक फूल मिल रहे हैं। मेंडल ने बोला था यार लाल को व्हाइट, मेंडल के हिसाब से ऐसा होना था कि लाल को जब व्हाइट के साथ करेंगे तो लाल ही मिलेगा क्योंकि लाल डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है लाल, वो खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो दोनों ऐसे बीच की सिचुएशन में ना लाल कलर हमें आगे आने वाली प्रोजेनी में मिला, आगे आने वाले प्लांट में मिला, ना हमें व्हाइट मिला, हमें कैसा मिला, पिंक कलर मिला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाल कलर व्हाइट कलर को क्रॉस करके हमें पिंक कलर के पौधे मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चे, इस कंडीशन को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस कंडीशन को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप बच्चे आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शंस, मेंडल के एक्सेप्शन में आई होप आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड आ जाता है बच्चे कोडोमिनेंस। दूसरा मेथड आ जाता है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, को का मतलब होता है, को का मतलब होता है बच्चे सेम। को का मतलब होता है सेम या इक्वल। को का मतलब होता है इक्वल। डोमिनेंस का मतलब होता है वही डोमिनेट करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, डोमिनेट करना। ओके, यहां पे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, जितनी भी अलील आपकी प्रेजेंट होगी वो खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी। अब मेंडल ने क्या बोला था, रुक जाओ। अब देखो मेंडल के हिसाब से क्या बोला था, मेंडल ने बच्चे क्या बोला था, मेंडल ने बोला था कि जब हम दो पेरेंट को क्रॉस करते हैं, आगे जो F1 आता है उसमें क्या होगा, उसमें टॉल कैरेक्टर, उसमें हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलते थे, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे हमें देखने को मिलते थे। और उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ाया, जहां पे क्या हो रहा था कि कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करने के बाद हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहा था। पर ये अगर रेड कलर के थे, अगर ये आपका व्हाइट कलर का था, तो यहाँ पे हमें इन बिटवीन सिचुएशन देखने को मिल रही थी कि जो कैपिटल आर है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है,
एक बीच की सिचुएशन हमें दे रहा था। अब आ जाता है बच्चे कोडोमिनेंस। अब आ जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है क्या है यार? कोडोमिनेंस का मतलब होता है बच्चे जब जितनी भी आपकी डोमिनेंट अलील एक प्लांट में है, ये बोलेगी मुझे भी खुद को एक्सप्रेस करना है, ये बोलेगी मुझे भी खुद को एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि ये बोलेगी भाई तू एक्सप्रेस कर ले, ये बोलेगा भाई तू एक्सप्रेस कर ले, ऐसा नहीं है। जब दोनों ही अलील्स खुद को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं, उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। उसको बोला जाता है बच्चे कोडोमिनेंस। उसको क्या बोला जाता है? कोडोमिनेंस कहा जाता है। कोडोमिनेंस के केस में क्या होगा? दोनों ही अलील अपने फिनोटाइप को, हेटेरोजाइगोट कंडीशन क्या होती थी? ये कंडीशन होती थी, हेटेरोजाइगोट कंडीशन ये होती ना। ऐसी कंडीशन, जब हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में ये अलील बोलेगी भाई मैं भी पीछे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी पीछे नहीं जाने वाली हूं, मैं भी खुद को एक्सप्रेस करूंगी, ये बोलेगा भाई मैं भी खुद को एक्सप्रेस करूंगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पे दोनों ही अलील खुद को इक्वली एक्सप्रेस करती है हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस। वह स्थिति जिसमें हेटेरोजाइगोट में उपस्थित दोनों अलील अपना अपना प्रभाव बराबरी रूप से देता है और से वह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और लक्षण मध्यवर्ती ना होके स्वतंत्र प्रदर्शन करवाते हैं। मतलब दो अलील हैं, वो दोनों अलील बोल रही हैं कि मुझे अपना अपना एक्सप्रेशन देना है। एक अलील बोल रही है कि यार जो मेरे में कैरेक्टर है मैं वो दूंगी, दूसरी अलील बोल रही है कि यार जो मुझ में कैरेक्टर है मैं वो दूंगी, मैं भी हार नहीं मानूंगी, दूसरी बोल रही है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। तो इक्वली दोनों अलील अपना अपना एक्सप्रेशन शो करवाती हैं, इक्वली अलील अपना अपना एक्सप्रेशन शो करवाती हैं। तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस, जो मेंडल नहीं दे पाए थे। मेंडल ने तो ये चीज बोली थी, मेंडल ने तो ये चीज बोली थी कि जो आपकी डोमिनेंट अलील है वही खुद को एक्सप्रेस करेगी, बाकी अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो कोडोमिनेंस के केस में बच्चे एग्जांपल आ जाता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। हमारे ब्लड ग्रुप का इसमें एग्जांपल आ जाता है। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। हमारे ब्लड ग्रुप जो है हमारे ब्लड ग्रुप को 3 अलील्स कंट्रोल करती हैं, कैपिटल क्या है, IA, IB और I। ये दोनों अलील आपकी डोमिनेंट फॉर्म में होती है, ये आपकी रिसेसिव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सुन लो पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ मुद्दे की बात। ए, अगर आप लोगों का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए अलील होती है कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए ही बोल रही हूँ मैं इसको, IA और स्मॉल आई। बी के लिए होती है IB और स्मॉल आई, और AB के लिए होती है IA और IB। O के लिए होती है II, ओ के लिए होती है बच्चे II। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में बच्चे क्या देखा जाएगा? यहाँ पे तो चलो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगी, तब ए ब्लड ग्रुप आया। यहाँ पे भी वो चीज है। अब AB ब्लड ग्रुप के केस में बच्चे देखो क्या देखा जा रहा है। AB ब्लड ग्रुप के केस में 2 अलग अलग अलील्स हैं, 2 अलग अलग अलील्स हैं। ये अलील बोल रही है मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, ये बोल रही है कि मैं खुद को एक्सप्रेस करके ए ब्लड ग्रुप दूंगी, ये बोल रही है कि मैं भी खुद को एक्सप्रेस करूंगी, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, तो मैं भी बी ब्लड ग्रुप दूंगी। तो AB ब्लड ग्रुप आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल आ जाता है। AB ब्लड ग्रुप आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल बच्चे आ जाता है। तुमसे पूछ लिया जाए कोडोमिनेंस का एग्जांपल बताओ, तो तुम बोलोगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप। कैसे? जो AB ब्लड ग्रुप होता है हमारा, वो 2 अलील से मिलके बनता है, IA IB। दोनों ही डोमिनेंट अलील होते हैं, दोनों ही अपने अपने एक्सप्रेशन देती है। IA बोलता है मैं तो ब्लड ग्रुप A बनाऊंगा, IB बोलता है मैं ब्लड ग्रुप B बनाऊंगा। तो दोनों इक्वली जब एक्सप्रेस करती हैं, दोनों जीन अपने अपने स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस करती हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे कोडोमिनेंस। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? उस कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। इतना ही होगा आज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया है जिसमें फूल 2 तरीके के फूल हैं। पर्पल कलर का फूल है और व्हाइट कलर का फ्लावर है, और आपका व्हाइट कलर का फ्लावर है। जब इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं तो हमें देखो कुछ पंखुड़ियां पर्पल कलर की मिली, कुछ पंखुड़ियां हमें व्हाइट कलर की मिल रही हैं, कुछ पंखुड़ियां पर्पल कलर की हमें मिल रही है, कुछ पंखुड़ियां हमें व्हाइट कलर की मिल रही हैं। तो कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है? ये वाला पौधा बोल रहा है कि मुझे भी एक्सप्रेस होना है, तो कुछ पंखुड़ियां उसने पर्पल बना दी। ये वाली पंखुड़ियां थोड़ी पर्पल है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। और ये वाला बोल रहा भाई मुझे भी एक्सप्रेस करना है, तो कुछ पंखुड़ियां उसने फिर ये व्हाइट दे दी। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों
दोनों ही अलील खुद को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं, उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस, उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। यहाँ पे इस वाले फूल की भी कुछ पंखुड़ियां आ रही हैं, पेटल्स आ रही हैं, यहाँ पे इस वाले फूल की भी कुछ पंखुड़ियां आ रही हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे बच्चे हम कोडोमिनेंस, इस कंडीशन को बोलेंगे हम कोडोमिनेंस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही थी जिसमें मैंने बोला ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया, ऐसा फिनोमिना जहां पे F1 जनरेशन में जो आपका प्रोजेनी आती है, जो संतान आती है, वो कंप्लीटली जो डोमिनेंट अलील होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यहाँ पे हमने मिराबिलिस जलाबा का एग्जांपल पढ़ा, जहां पे मैंने आपको बोला कि जब लाल फूलों को व्हाइट कलर के फूलों के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो हमें पिंक कलर के फूल मिलते हैं, ना हमें लाल मिलते हैं ना हमें व्हाइट मिलते हैं, इन बिटवीन मिलते हैं, उन दोनों का मिक्सचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको कोडोमिनेंस के बारे में बताया, जहां पे मैं आप लोगों को बता रही थी एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसे एबी ब्लड ग्रुप होता है, उसमें दो तरीके की अलील होती है, कैपिटल आई ए आई बी। तो दोनों अलील बोलेंगी यार मैं अपना ब्लड ग्रुप बनाऊंगी, मैं अपना ब्लड ग्रुप बनाऊंगी, तो इस तरीके से एबी ब्लड ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे मैंने आपको फ्लावर का एग्जांपल भी दिया। फ्लावर के एग्जांपल में मैंने बच्चे आपको बोला कि एक पर्पल कलर और व्हाइट कलर के फ्लावर को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें दोनों कलर पेटल में देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा कोडोमिनेंस, इस कंडीशन को बोला जाएगा बच्चे कोडोमिनेंस। ठीक है, ओके। आई होप बच्चे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ना यार, अच्छे से पढ़ना, अब तो पेपर भी आने वाले हैं तुम्हारे। और हाँ, अब आपके लिए हम पेड बैच भी लेके आने वाले हैं, आ ही चुके हैं 22 सितंबर से। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ सिस्टमैटिकली पढ़ना है, जो बाकी सब्जेक्ट आप कमेंट में बोल रहे हो कि ये है, रूरल सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर हेरिटेज, वो सब सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे बच्चे। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड रहने वाले हैं। तो अगर आपको भी हमारे साथ अच्छे से जुड़ना है, लाइव क्लासेस लगानी है, अच्छे से नोट्स, किसी ने बोला था कि प्रिंट वाले नोट होंगे बच्चे। ठीक है, चलो, तो अगर आपको हमारे साथ एक वेल स्ट्रक्चरल मैनर में जुड़ना है, अच्छे से सिस्टमैटिकली जुड़ना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है, तो आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कंडीशन है भाई, आपको ये कोड याद रखना है जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे मिलेगा। ठीक है, बच्चे बोलते भी हैं कि ये महंगा मिल रहा है, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड आपको याद रखना है, Y1020 कोड आपको याद रखना है, Y1020 कोड आपको याद रखना है। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों 22 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो देरी ना की जाए। अगर आपको हमसे पढ़ना है, ठीक है, पेड में पढ़ना है, पेड में और बारीकियों से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, बाकी चीजें भी हैं, क्वेश्चंस पेपर, ये वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, और इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है ये बता देती हूं मैं। इसके लिए आपको करना क्या है, रुक जाओ, आपको क्या है, आपको देखो गूगल पे जाना है। सबसे पहले गूगल पे गए, गूगल पे जाना नहीं चाह रहा ये, आप गूगल पे जाओगे, वहां पे आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, वहां पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, अड्डा 24/7। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, जहां पे आपको, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर, हमारा अपना खेती बाड़ी एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा BSc AG सेमेस्टर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपका फाउंडेशन बैच फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम लेके आने वाले हैं, आ चुके हैं एक्चुअली 22 सितंबर से। इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलो, ये गए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे, आपको ये बैच 12,499 में मिलेगा। बट मोर ऑफर पे जाओ, और जो कूपन कोड मैंने तुम लोगों को बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, उसको यहाँ पे लगा दो। जो कूपन कोड बच्चे मैंने बोला है यहाँ पे लगाने को तुम लोगों को, उसको लगाओ, उसका काम यही तो है। ठीक है, Y1020 यहां पे लिख लिया, अप्लाई पे जाओगे, जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, देखो ये बैच आपको 2500 में मिल जाएगा, 2499 में मिल जाएगा। ये बैच आपको 2499 में बच्चे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कूपन कोड लगाने के बाद आपको ये बैच इतने में मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है Y1020 कूपन कोड याद, जिसपे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे मिलने वाला है। तो ये कूपन कोड आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल में बच्चे नए जुड़े हुए हैं, अगर आपने
आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, यहाँ पे स्कैनर है, आप स्कैन करके ये स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा इजी मेथड मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जो वीडियो तुम देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे लिखा होगा ज्वाइन दामिनी मैम चैनल, वहां पे जाओ, क्लिक करो, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करो और आपका टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी जुड़ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। और हाँ ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो इस चैनल पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। मैसेज कर दो कि मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। और ऐसे उम्मीद नहीं लगानी है फिर कि मैं यूं करके मैसेज करूंगी, ठीक है। थोड़ा बिजी होते हैं, मतलब मैं शाम को रात को जाके मैसेज देखती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों का होता है सुबह के 10 बजे मैसेज आया, मैम प्लीज रिप्लाई रिप्लाई, यू आर इग्नोरिंग मी। वैसा नहीं करना है बच्चे, मैं देखती हूँ मैसेजेस, ठीक है। चलो, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया हुआ तो उसको जरूर प्रेस कर ले, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं तो उसका कैसे पता चलेगा तुम लोगों को, तभी पता चलेगा अगर तुमने सब्सक्राइब किया होगा। तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए क्या बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ठीक है, करना है जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में 11 बजे, अगली क्लास में 11 बजे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।